जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। आज मैं किस टॉपिक पर बात करने हूँ, एक ऐसा टॉपिक जिससे हमारे देश का बहुत मिडिल क्लास काफ़ी लंबे स्केल पर अफेक्टेड है। हमारा मिडिल क्लास मतलब जो चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास के ब्रैकेट में जितने भी लोग आते हैं उन सब पर ये टॉपिक काफ़ी ना काफ़ी अफेक्टेड होने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब इस चीज़ को पेशेंस के साथ देखें। यहाँ किसी झालमुड़ी या मेलोडी चॉकलेट की बात नहीं होगी। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में दी मेलोडी। या झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये नहीं कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी ग्लोबल छवि है, उन्हें 32 देशों से मेडल मिला है या कुछ हुआ है। ये सब ये इस तरह के टाइम पास अगर आपको देखना है तो मेरा पहले ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से चले जाएं, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं होगी। बातें होंगी फैक्ट्स पर, एक न्यूट्रल एनालिसिस होगा कि किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में अफेक्ट हुई है और क्यों हमारा रुपया डॉलर के सामने बार बार गिर रहा है। तो इस पर एक डिटेल में चर्चा होगी और समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसका एक न्यूट्रल एनालिसिस होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि आज के डेट में $1 मतलब लगभग 96 रुपीज़ हो चुका है। क्या पता जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाए तो सेंचुरी मार ही दे। वैसे ही मोदी जी रिकॉर्ड्स के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो कोई इसमें कुछ शॉकिंग भी नहीं है कि अगर ये डॉलर का आंकड़ा सेंचुरी मार देता है तो समझते हैं कि इतना बड़ा डिवैल्यूएशन या इतना बड़ा गैप क्यों है। तो उसके पहले हम जीडीपी पर चलते हैं। तो जीडीपी पर बात करने के लिए मैं सुरजीत भल्ला जी के स्टेटमेंट्स को कोट करूंगा। सुरजीत भल्ला जी कौन है? ये आईएमएफ में इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव थे। मतलब ग्लोबल स्टेज पर ये एज अ इकोनॉमिस्ट रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, और ये प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बहुत सीनियर मेंबर रह चुके हैं। अब इनके एनालिसिस माने तो इन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है, उन्होंने कहा है कि पिछले 35 सालों में इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 6%। अब बहुत ज़्यादा रिटोरिक दिया जाता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, लेकिन 35 सालों में लगभग दोनों सरकारों का इक्वली रोल आ जाता है, क्योंकि 12 साल से ये सरकार है, उसके पहले अटल जी की सरकार थी, तो लगभग 16-17 साल तो बीजेपी की भी सरकार रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दोनों सरकार इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि आज हमारे पास अगर एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हमारा नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर अगर हम एक स्पेसिफिक डेटा देखें 2014 से बाद की जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो हम ओवरऑल पर कैपिटा ग्रोथ रेट पर 8वें नंबर पर आते हैं। पर कैपिटा ग्रोथ रेट हमारा 8वें नंबर पर बढ़ रहा है, जो कि स्टैटिस्टिक वाइज या फिगर वाइज बांग्लादेश और इथोपिया से भी पीछे है। बांग्लादेश और इथोपिया का पर कैपिटा रेट हमसे बेटर ग्रो कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की और एक थिंकिंग का सवाल आता है हमारी सरकार की तरफ कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि हम पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा पा रहे। जबकि किसी भी डेवलपिंग नेशन में या जो नए स्टेज पर देश डेवलप कर रहा है उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ना ही उसके प्रोग्रेस का निशानी दिखाता है, और पर कैपिटा ग्रोथ ही फास्ट होती है किसी डेवलपिंग नेशन की। लेकिन अफसोस आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अफसोस की या चिंता की तो बात है ही। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद फिर हम समझेंगे कि अरविंद सुब्रमण्यम जी के स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, जो कि खुद ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि खुद भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वो भी काम कर चुके हैं और वो भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया सामने लाया हम सबके सामने। दोस्तों, ग्रे एरिया एक ऐसा पार्ट होता है जो मतलब काफ़ी डिटेल में, काफ़ी नुआंस में पढ़ना पड़ता है। तो एक नुआंस की चीज़ उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि पिछले 2011 से अगर आप 2017 के डेटा को एनालाइज करें, जिसमें कहा गया था कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है, 7% के आसपास ग्रोथ रेट बढ़ाया गया था।
लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी एनालिसिस पर अगर जाए तो ये 2.5% बढ़ा के बताया गया है। मतलब अगर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट देखें तो 4 से 4.5% के बीच में ही है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं की है हमारी जीडीपी। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 4.5% के अराउंड ही था। ये कहीं ना कहीं आंकड़ों को बढ़ा के दिखाया गया है। ये चीज़ अरविंद सुब्रमण्यम जी का कहना है। फिर उसके बाद हम Why we wrote the book, of course, is we felt that there wasn't an interdisciplinary book on development which took a comprehensive view, as we mentioned there. Now, as for the GDP numbers, I think that it's not just me, but several others have pointed to the deficiency of the GDP numbers. The IMF recently gave a C grade rating for India's. I mean, having been pioneers in data collection and statistical analysis and sample surveys, it's a pity that we've slipped from being on top to C's. I think we need to fix that. I think, to be fair to the government, they are planning revisions to the GDP whole methodology. It's coming out next month, and I hope to be one of the cheerleaders saying how amazingly robust our GDP numbers are. धीरे धीरे समझते हैं अलग अलग फैक्टर्स पर कि रुपये का डिवैल्यूएशन होता क्यों है। सबसे पहले रुपये के डिवैल्यूएशन पे जाने के पहले हमारी सरकार का इग्नोरेंस समझिए। मार्च में जब ये बजट सेशन चल रहा था लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी के एक एमपी ने फाइनेंस मिनिस्टर को एक सवाल पूछा था कि क्या हमारा गिरता हुआ रुपया हमारे प्रधानमंत्री के साख को या उनके रिस्पेक्ट को चोट तो नहीं पहुंचा रहा है, और कब तक हमारा रुपया एशिया के करेंसी से कंपेयर किया जाएगा, कब ऐसा वक्त आएगा, जो कि सरकार विकसित भारत की बात करती है, तो कब हमारा रुपया विकसित इकोनॉमी से कंपेयर किया जाएगा, डॉलर, यूरो, पाउंड, इन सब से। तो इस पर हमारी निर्मला सीतारमन मैम ने जवाब देते हुए कहा था कि रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब उनका ठीक चलना क्या है वो तो नहीं पता, क्योंकि इनका डेफिनेशन क्या है सही चलने का वो नहीं पता। शायद इनके लिए न्यूमेरिकली रुपया की वैल्यू मतलब बढ़ रही है, 96, 97 जा रही है, तो शायद उनके हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ना शायद अच्छी चीज़ हो, अब कौन जानता है। तो उनके हिसाब से रुपया ठीक चल रहा है, तो निर्मला सीतारमन जी के हिसाब से रुपया ठीक चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की साख को कोई चोट नहीं पहुंची है, और प्रधानमंत्री की साख पूरे दुनिया में सबसे ऊंची है। तो मतलब जब इतनी हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। इतना सीरियस क्वेश्चन पूछा गया था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पर, तो किस तरह से रिटोरिक करके कि प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर है, ये रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है कि डॉलर के साथ और यूरो के साथ भी कंपेयर किया जाएगा। तो वो टाइम तो आ ही गया है, ये 100 को पार करने ही वाला है। तो वो भी उनकी भी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि सही थी कि रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम जीएसटी का एनालिसिस करें, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते टाइम सरकार ने कहा था 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होते ही ऐसा हो जाएगा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होते ही इस तरह से इंप्रूवमेंट आएगा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 2% पॉइंट से बढ़ेगा। 2% पॉइंट से बढ़ने की बात कही गई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 7 या 8 साल का जीडीपी ग्रोथ रेट का एवरेज 5.5% आता है। तो इसका मतलब अगर हम खुद सरकार के दावों पर जाएं, अगर हम खुद सरकार के क्लेम पर जाएं, तो 5.5% ये लोग बोल रहे हैं कि 5.5% का ग्रोथ हुआ है। तो इसका मतलब क्या, अगर जीएसटी नहीं लाते तो 3.5% ग्रोथ रेट रह जाता, 4% ग्रोथ रेट रह जाता है। ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है, ये हमारा विकसित भारत की, यही विकसित भारत चाहते हैं मोदी जी। तो ये भी एक सवालों के दौरे में ये मतलब सरकार किस तरह से पॉलिसी बना रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि जो जनधन खाते बनाए गए हैं, जो पीएम इंटर्नशिप योजना है, क्या ये सब अंबानी अडानी के लिए, ये सब तो मिडिल क्लास के फायदे के लिए है। तो चलिए अब इसको भी समझते हैं
कि जनधन योजना कितना मतलब ये मिडिल क्लास को या ओवरऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फायदा दे रहा है। तो जनधन योजना पर लोकसभा में एक व्यक्ति ने बैंक में अकाउंट खोल लिया, जनधन योजना में 1.5 करोड़ अकाउंट खोले थे पहले दिन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है जनधन योजना का। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक दिन में, उसके दो कारण है, एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है और दूसरा कारण हमने उस दिन अकाउंट कैसे खोले, लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक बैंक के सारे स्टाफ उस दिन एक ही काम कर रहे थे, क्लर्क वाला। उसने इसमें पैसा डाला ही नहीं कभी। बैलेंस कितना रहा? तो आप लोग बताओ मुझे, क्या ये प्रभावी वित्तीय समावेशन हुआ? अर्थात हमारा टारगेट केवल लोगों को सिस्टम से जोड़ना नहीं है। अगर इसमें अपनी बचत को डिपॉजिट ही नहीं करेगा तो ये अकाउंट हमारे किसी काम का, दूसरे शब्दों में ये तो उल्टा लागत बढ़ गई है बैंक की। अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा बैंक को, हाँ कि नहीं? तो ये तो बैंक की लायबिलिटी बन जाएगा। तो बैंक तो इससे एसेट क्रिएट करता, लेकिन अमाउंट आए तब तो। अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनधन खाते को अगर हम देखें तो लगभग 15 करोड़ के अराउंड जनधन खाते इनएक्टिव है। मतलब 58 करोड़ में से 15 करोड़ अकाउंट नॉन फंक्शनल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 60% अकाउंट ऐसे हैं जिसका डिपॉजिट सिर्फ 1,000 रुपए के आसपास है। तो जब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें 15% बैंक अकाउंट काम ही नहीं कर रहे हैं, 60% बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया भी नहीं है, तो किस तरह का इंप्रूवमेंट है, किस तरह की ग्रोथ स्टोरी है कि मिडिल क्लास को फायदा दे रहा है। फिर चलिए आते पीएम इंटर्नशिप योजना पर। पीएम इंटर्नशिप योजना भी लाया गया था, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े अखबारों ने, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने बात किया था और कहा था कि देखिए पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं में स्किल डेवलपमेंट किस लेवल का होगा, युवा बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। और इसको फरवरी 2024 में पार्लियामेंट में कोट करते कहा था कि 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा। जैसे 2 करोड़ युवा को मिल चुका है रोजगार, वैसे 1 करोड़ नई युवा को मिलने वाला था। तो इसी तरह वही कहते हुए फिर कहा था, तो 1 करोड़ युवा को रोजगार देने की बात की गई थी। फिर उसके बाद जब रिसेंटली 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले साल में, लगता है मोदी जी की एक और एम्बिशियस स्कीम फेल हो गई। सरकारी बातों और जमीनी हकीकत के बीच जो गैप है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आज आपको दिखाता हूं। साल 2024-25 में निर्मला ताई अनाउंस करती है PMIS, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। विजन 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देना, जिनका स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट पे करेगी। स्कीम को शुरू हुए 1 साल हो चुका है और आप कुछ नंबर्स देखिए। स्कीम के फेज 1 में 1,27,000 इंटर्नशिप्स के लिए 6,21,000 एप्लीकेशन आती है, जिसके लिए 82,000 ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट होते हैं मात्र 28,000 और ज्वाइन करते हैं केवल 8,700 कैंडिडेट्स। फेज 2 के भी नंबर कुछ खास नहीं है। 1,18,000 इंटर्नशिप्स के लिए मात्र 22,500 कैंडिडेट्स ने अभी तक ऑफर एक्सेप्ट किए हैं। और जो गिने चुने कैंडिडेट्स इंटर्नशिप ज्वाइन भी कर रहे हैं, उनमें से भी कई सारे इंटर्नशिप खत्म होने से पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। एग्जांपल के लिए दिसंबर 2024 में ONGC को 539 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था, जिसमें से भी 96 इंटर्नशिप खत्म होने से पहले ही भाग गए। सरकार ने स्कीम के लिए पहले 2400 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 11,000 करोड़ रुपए, लेकिन यूज पता कितने हुए? 48 करोड़। इसका कारण समझो। सबसे पहले ज्यादातर जो कैंडिडेट है ये छोटे शहरों से, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज से बड़े शहरों में जो इंडस्ट्रीज है वहां पर जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। इनको मिल रहा है पहली बार 6,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट और उसके बाद 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। अब भला बताओ 5,000 6,000 रुपए में बंदा एक बड़ी सिटी में सर्वाइव कैसे करेगा? पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के, वो भी पूरे 1 साल के लिए। सेकंड रीजन यही है कि जहां ज्यादातर इंटर्नशिप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की होती है, इस PMIS इंटर्नशिप का पीरियड पूरे 1 साल के लिए। मतलब 1 साल तक बंदे को अपने घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए। और पता है कैंडिडेट्स इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद छोड़ क्यों रहे? क्योंकि कोई भी बच्चा इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा है टेक्निकल चीजें सीखने के लिए, कि कंपनी में कैसे वर्किंग होती है, मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब समझे। लेकिन यहाँ पे उन्हें कराया जा रहा है डेटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट जैसा काम जो कहीं भी कर सकता है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप टॉप इंटर्नशिप हायरिंग कंपनीज को देखोगे तो इसमें ज्यादातर आपको PSUs दिखाई देगी। अब बंदा किसी कंपनी में 1 साल के लिए इंटर्नशिप करेगा तो उसमें कुछ लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अच्छा परफॉर्मेंस किया तो कंपनी से PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। पूरे 1 साल गिने चुने पैसे में इंटर्नशिप करो, फिर मार्केट में जाओ कि भाई कोई जॉब दे दो। मैं मानता हूं कि स्कीम के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है,
जो इंटेंशन है एकदम सही है, क्योंकि आज जो कैंडिडेट कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, पहली बात तो 1980 का सिलेबस पढ़ रहे हैं और दुनिया चल रही है अभी 2025 में, अगर उन्हें इंडस्ट्री में भेज दो तो डे 1 पे सरप्राइज हो जाएंगे कि इंजीनियर आखिर वहां पे जाके करेगा क्या। तो इंटर्नशिप एक बहुत सही रास्ता है उन्हें ट्रेन करने का। लेकिन इस स्कीम में जो फ्लॉज हैं उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट्स इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। क्या बोले जनाब, महलों में बनाई गई योजनाएं अक्सर सड़कों पर आकर फेल हो जाती है, ये उसका एक एग्जांपल है। शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और देश को बनाओ जागरूक। कितने लोगों को जॉब देने की बात है, तो अगर आप एक बेसिक मैथ समझे तो अगर 5 साल में आपको 1 करोड़ जॉब देना है तो हर साल आप मिनिमम 20, तो हर साल ऑन एन एवरेज 20-20 लाख तो जॉब देंगे ही आप। लेकिन उसका जवाब देते हुए क्या कहा था कि नहीं, अभी तो सिर्फ 1.25 लाख जॉब्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मतलब तैयारी ही 1.25 लाख जॉब्स की है और बात 1 करोड़ जॉब की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जब जॉब्स देने की बात आई तो सिर्फ 8,000 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल पाया और जिसमें से 4,500 लोगों ने तो बीच में ही जॉब छोड़ दिया। तो लगभग सिर्फ 3,000 लोग एक्टिवली इंटर्नशिप स्कीम में पार्टिसिपेट कर पाए थे पहले साल में। और जो फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट था, मतलब जब आपकी इंटर्नशिप में स्किल्स अच्छे होते हैं तो उसको फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्जन रेट था, तो सिर्फ 100 स्टूडेंट ऐसे थे जो इसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर पाए थे। तो मतलब देखिए कहाँ, मतलब 1 करोड़ जॉब्स की बात की गई थी और ढंग से 100 जॉब्स भी क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं। और अगर मैं इसके आंकड़े आपको समझाने जाऊं तो इस पर पहले साल ही 73 करोड़ खर्च किया गया था। 73 करोड़ कोई छोटा फिगर नहीं होता है। और 16 करोड़ रुपए विज्ञापन पर यानी एड पर खर्च किया गया था पीएम इंटर्नशिप स्कीम से रिलेटेड। तो जब 16 करोड़ किसी स्कीम पर किया जाएगा तो मैं इस देश के बहुत सारे पत्रकारों की मजबूरी भी समझता हूँ कि जब आपके पास 16 करोड़ रुपए का ऐड का प्रेशर होता है तो आपको मजबूरी में तारीफ तो करनी ही पड़ती है। तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब 16 करोड़ ऐड में ही खर्चा करेगी सरकार तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि उसकी तारीफ करने का। फिर उसके बाद समझते हैं रूपी के डिवैल्यूएशन को इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल में कहा जाता है कि जब कोई भी करेंसी गिरती है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है एक्सपोर्ट इंप्रूव करने का, जो कि सरकार में हुआ भी है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो अप्रैल 2025 से लेकर जनवरी 2026 के पीरियड में टोटल एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ अराउंड 7% के अराउंड था और जो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स थे वो 10% के अराउंड थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट करके रुपये की डिवैल्यूएशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया चल रही है। फिर आगे आते हैं, मैं मेरे एनआरआई दोस्तों को या जितने भी एनआरआई सिटीजन्स हैं उनके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ। आरबीआई क्या कह रही है कि आरबीआई अब एनआरआई लोगों से डॉलर खरीदना चाहती है ताकि ये फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल रहे और ताकि रुपये का डिवैल्यूएशन कंट्रोल किया जा सके। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा जो कि फॉरेन में रहता है उनको ये लोग सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बेचेंगे, सॉवरिन डॉलर बॉन्ड बेचेंगे, मतलब डॉलर के बॉन्ड्स बेचेंगे जिसके बेसिस पर डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा तो फॉरेक्स रिजर्व से इंप्रूव होंगे और ये रुपये का फ्लो भी इंप्रूव होगा। ये चीज़ हमारी आरबीआई ट्राई कर रही है कि कैसे इंडियन डायस्पोरा के लोगों को रीच किया जाए और उनको सॉवरिन डॉलर बॉन्ड बेचा जाए। तो जो एनआरआई दोस्तों को लगता था कि भारत सोने की चिड़िया बन चुका है, ये मोदी सरकार में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग कॉल है। या आपको ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए कि आपसे डॉलर मांगा जा रहा है कि आप अपना रेमिटेंस देते ही हो, आप अपने परिवार के टैक्सेस इधर देते ही हो, उसके बाद आपको ये डॉलर बॉन्ड भी खरीद लो ताकि हमारे देश की इकोनॉमी बची रहे। तो मतलब कितना, तो मतलब अब इस पर कहने के लिए क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एनआरआई लोग जो मतलब मोदी जी के विदेश यात्रा आते हुए एकदम खड़े हो जाते थे, एकदम स्टैंडिंग ओवेशन देते थे, पूरे स्टेडियम भर दिया करते थे। ये आप लोग के लिए रियलिटी कॉल है कि देखिए मोदी राज में कितनी इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लेकिन इकोनॉमी में देखें तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिया है। सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप है जो मैं हमेशा से ये तारीफ करते हैं और जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेप है। तो नीति आयोग का अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डेटा देखें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है कि पॉवर्टी रिलेटेड टू पॉवर्टी को हर सेक्टर में मेजर किया जाता है, चाहे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक नीड्स, इन सब को रिलेटेड पॉवर्टी मेजर की जाती है।
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो आज से 12 साल पहले 29% थी, उसको हमारी सरकार ने 11% पर लाया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ थी। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करने के लिए और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को क्योर करने के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और रुपये की वैल्यू काफ़ी खस्ता होती जा रही है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान वॉर की वजह से हुआ है। पिछले 12 महीनों में, पिछले 1 साल में 12% से रुपए की वैल्यू गिरी है। तो 12 महीने से तो ईरान का वॉर चल नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।